सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान की जानिब से आजादी मार्च की कॉल देने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि घबरा गई है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, उनके खिलाफ पर्चे काटना शुरू कर दिए हैं। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को एंटी करप्शन ने उनके घर के बाहर से हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकारों ने शीरी मजारी के साथ धक्कम पेल भी की। एंटी करप्शन ने शीरी मजारी पर 800 केनाल की जमीन की बोगस ट्रांसफर का इल्जाम लगाकर हिरासत में लिया। अच्छा, शीरी मजारी के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई कितनी सच्ची है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं बिल्कुल कि जनाब मुकदमा जिस वक्त का था, जिस वक्त दर्ज किया गया, उस वक्त शीरी मजारी की उम्र 6 साल थी। 1972 में बोगस ट्रांसफर का केस बना और शीरी मजारी 1966 में पैदा हुई। शीरी मजारी को हिरासत में ले जाने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का रद्दअमल भी सामने आ गया है। इमरान खान ने ट्वीट किया कि शीरी मजारी को इस फिस्ताई हुकूमत ने उनकी रिहाइशगाह के बाहर से पुरतशद्दुद तरीके से अगवा किया। हुकूमत को लगता है कि मईशत को तबाही के घड़े में फेंकना काफी नहीं है, इसलिए यह इंतखाबात से फरार के लिए अब मुल्क में फसादात कराना चाहती है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक पेश करने का हुक्म देकर IGDC सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया है। कप्तान की मकबूलियत और अवामी दबाव की वजह से क्या शहबाज शरीफ वाकई चंद रोज के मेहमान हैं? क्या इमरान खान एक बार फिर धरना देने जा रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने कल करना था लेकिन नहीं किया? क्या इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाने से मईशत के मसाइल कुछ हद तक हल हो सकेंगे? इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये मकबूल जान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन फैयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 700 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई थी, उसमें से पहली गिरफ्तारी तो आज सामने आई है, लेकिन आप इसको खुशाइन कहते हैं कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कह रहे हैं कि जनाब ये गलत हुआ है। मरियम साहिबा भी अभी ये कह रही थी, मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि गलत हुआ है, कहेंगे इसको सर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 700 अफराद की बनाए या ये 7,000 की बनाए, अच्छा, या ये 7 लाख अफराद की बनाए, इनके पल्ले में रुसवाई या घसाई के अलावा और कुछ नहीं आना। अच्छा। और एक बात बड़ी क्लियर है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। इन्होंने पहली कार्रवाई इतनी भोंगी, इतनी बेढंगी और इतनी बेतुकी की कि रात को ये खातून और खातून कार्ड खेल रहे थे, और सुबह जनाब इन्होंने एक बाइज्जत खातून को जो MNA है उनको जनाब जिस बेढंगे तरीके से और जिस बेदर्दी के साथ जनाब गिरफ्तार करने की कोशिश की, उससे इनका तमाम का तमाम करैक्टर और इनके फ्यूचर प्लान जो है वो सामने आ गए। ये जितना दबाएं, ये जितनी गिरफ्तारियां करें, ये जितनी धौंस धांधली करें, ये जितनी फस्तायत का निज़ाम यहाँ पर गर्म करें, ये जितना हिटलरिज्म यहाँ पर ले आए, इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोक सकते, आज़ादी मार्च का रास्ता नहीं रोक सकते। तो कब हो रहा है आज़ादी मार्च? सर कल अनाउंस भी कर रहे थे, फिर अनाउंस भी नहीं किया उन्होंने। खान साहब कह रहे थे कुछ बेहतरी शायद आती भी नजर आ रही है, तो अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए। क्या चल रहा है इनसाइड सर? देखिए कल चेयरमैन साहब ने जनाब ऐलान करना है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरी है उसके मुताबिक ये 6 से 10 दिन हैं, इनके अंदर इन्होंने अपने 2-3 कवानीन पास करवाने हैं। EVM मशीन का खात्मा करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बोर्ड का खात्मा करना है, और नैब के कवानीन में कुछ तरामीम करने की कोशिश करना है, और उसके बाद इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ देनी है, क्योंकि इनको नज़र आ गया है कि जो वक्त गुजरेगा इनकी सियासी कब्र तू गहरी होती जा रही है। और बाहर बैठे सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब ने भी इनको कह दिया है कि अपना बेड़ा गर्क मत करो, और जो हालात है वो ये है कि 8 से 10 दिनों के अंदर इन्होंने असम्बलियाँ फारिग कर देनी है। अच्छा। और निगरान हुकूमत होगी, फ्रेश इलेक्शन होंगे। इस वक्त ये लगे हुए हैं कतर के अंदर IMF के साथ डील करने के लिए $88 करोड़ की, लेकिन IMF मुझे नहीं लगता कि इस प्राइम मिनिस्टर को और इसकी 80%
क्रिमिनल्स और मुल्ज़िमों के ऊपर मबनी जराइम पेशा काबीना के होते हुए कि जिसकी आवाम के अंदर कोई फुटिंग नहीं है, हत्ता कि अब ब्यूरोक्रेसी भी परेशान हो गई है, वो भी पंजाब और वफाक के अंदर कसम पुरसी का शिकार है कि इनके बात माने या ना माने। इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि IMF इनको कोई कर्जा देगा। मुलाकात करने के लिए जब IMF ने इनको बेल आउट पैकेज नहीं देना तो फिर सऊदी अरब और UAE उन दोनों का भी तकरीबन और चाइना का भी उसी IMF के साथ तकरीबन मशरूत है अनडिक्लेयर्ड कि उधर से मिलेगा तो इन्होंने भी पैसे देने हैं, जब वहां से नहीं मिलेगा तो इधर से भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान तो नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह इन्होंने 1.5 महीने में दिवालिया कर दिया है। तो ये अब कोशिश करेंगे कि जिस पाकिस्तान की मईशत और माशरत के इन्होंने बेड़ा गर्क फेर दिया है, अब उसको बदनामी के कंबल को उतारें और जनाब फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए और अपने आप को नीट एंड क्लीन के तौर पे जो पेश करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल हर 2 सूरतों में इनकी किस्मत पर रुसवाई। आप ही कह रहे हैं 8 से 10 दिन में ये निगरां हुकूमत लेकर आ जाएंगे और असेंबलियां तोड़ देंगे। तो सर अगर ये इस्लाहात ले आते हैं EVM की और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट हैं उसको महदूद कर देते हैं या बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो सर आपने रेजिस्टेंस शो नहीं करनी है? आप लोग तो पार्लियामेंट में ही नहीं है, कैसे रेजिस्टेंस शो करेंगे इस पर? मिर्जा साहब ये अगर ये कानून भी पास कर लेना कि अगले इलेक्शन के अंदर सिर्फ वही वोट पोल होगा जो नून लीग के हक में जाएगा या शेर के हक में जाएगा, तो यकीन जाने ये तब भी इलेक्शन नहीं, वही काउंट होगा जो शेर को पड़ेगा। अब नहीं बताओ। और ये जो मर्जी कानून बना ले, सुने 2013 और 2018 में जितने ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे ना चार्टर्ड तैयारी करके, अच्छा ये लगा दे पाबंदी, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उससे दुगने ना आए पाकिस्तान में अगले इलेक्शनों में और इनके सीने पे मूंग डाल के जाएंगे, सीने पे मोहर लगा के ना, वो बैलेट पेपर में मोहर नहीं होगी, वो इस क्राइम मिनिस्टर के सीने पे, वो इस आले शरीफ के चोरों लुटेरों और नौसरबाजों के सीने पे जनाब वो मोहर लगा के और मूंग डल के जाएंगे। इनको समझ आ जाएगी हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अच्छा सर, अपनी तरफ से कर लें, EVM पे भी पाबंदी लगा दें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पे भी पाबंदी लगा दें। ठीक है सर। चौहान साहब ये बताइएगा कि किसी से बातचीत हुई है, ये जो आपको खबर मिली है अंदर की कि 8 से 10 दिन में हो जाएगा, सर ये क्या यकीन दहानी कराई गई है या आपकी अपनी तज्जिया ये खबर है? देखिए पिंडी से ताल्लुक है मेरा हल्का पिंडी है, पिंडी इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। पता हो गई बात है कि सारे सबको पता है, तमाम बाखबर सहाफी जर्नलिस्ट सियासतदानों को पता है, सबको पता है हालात क्या है। देखो सुल्तान मफरूरुद्दीन ने, नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि अगर हमने ये बजट पेश किया तो हम हर हाल में अगला बजट भी पेश करेंगे, थ्रेट लगाई है। ठीक है, आज बेगम सफदर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी सोशल मीडिया टीम से, आप यकीन जाने उसने फिर डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट और फौज को क्रिटिसाइज किया और कहती है कि अभी भी इमरान खान लाडला है। अच्छा। इनको प्लेट पे रख के इंपोर्टेड हुकूमत बना दी। 16 तारीख को फर्द जुर्म आयद होना था, 16 तारीख को साहब बहादुर जनाब क्राइम मिनिस्टर जनाब हलफ उठा रहे हैं, इनको हर चीज बना के दे दी। कहती है कि नहीं अभी भी इमरान खान जो है वो लाडला है और फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रही है। तो कहने का मकसद यह है, और इनका जितना वो ब्रिगेड है वो सारा अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी इशारों पे नाचने वाले जो ना वो सहाफियों का जो ब्रिगेड है ना, उनके आप ट्वीट्स उठा के देख लें पिछले 10 दिनों के, वो दोबारा जो है ना वो भोंका भोंकी शुरू कर दी है उन्होंने। ठीक है जी, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और फौज के ऊपर। हालांकि 10 दिन पहले सारे रब्तुल लिसान थे उसकी शान में जनाब एस्टेब्लिशमेंट और फौज की। तो इन सारों ने मिल के आले शरीफ की सरपरस्ती में जान लिया है कि ये हुकूमत इनके लिए अजाब है, फंदा है, इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। वो क्राइम मिनिस्टर एक वजीर आला के तौर पे पैसे ऊपर से मिलते थे, उसमें से 38% to 50% कमीशन खा के 3-3 महीनों में सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने आप को करप्शन स्पीड के तौर पे पेश करता था। वो काम तो बड़ा आसान था। अब जनाब एज अ प्राइम मिनिस्टर आपने फंड जनरेट करना है, अब आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, अब आपने टैक्स जनरेट करना है, अब आपने बैरूनी हलकों से जनाब पैसा जनरेट करना है। उस पे इनकी सलाहियत ठोस फोस और ठुस कर गई है। पता चल गया ये नाअहल और नकम्मा आदमी है ना ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो इसकी सारी सलाहियत की कली खुल गई है, इनको भी समझ आ गई है। तो बड़ा भाई जो बाहर बैठा है उसने कहा भाई जी जान छुड़ाओ, एवं जो 6.5 वोट रह गए ने वो वोट भी नहीं पल्ले रहने, तो इस तो चंगा है जनाब इलेक्शन कराइए तो चलो देख लेंगे जो होता है, अल्लाह ने माने। चला कौन रहा है? इनके लिए मसला ये है आगे खाई पीछे PTI। नून लीग कौन चला रहा है सर? बड़े साहब चला रहे हैं, छोटे साहब चला रहे हैं?
देखें बेसिकली तो अपेरेंटली तो जना छोटा भाई बड़ा भाई प्राइवेट लिमिटेड चला रही है, लेकिन नीचे जनाब वजीर आला इब्ने वजीर आजम, ऊपर वजीर आजम इब्ने जनाब अमेरिका, जनाब वो उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात कहाँ पे जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। आप यकीन जाने तो इन हालात के अंदर मजबूरी है, एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, उन्हें भी एहसास हो गया है कि ये बड़ा गलत हुआ है, चीज़ों को एज ए न्यूट्रल रह के हमने इन लोगों को ले आए हैं, इनसे मामला चल। अब बड़ी मजेदार बात सुने जी जी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के तयन का फैसला हो। और खुदा के बंदे, तूने इंडिया पे हमला करवाने का फैसला करवाना है या तुमने एटम बम के जनाब उस बटन को ट्रिगर करने का फैसला करवाना है जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो। और तुम पेट्रोलियम की मसनूआत का फैसला नहीं कर सकते तो तुम किस बात के वजीर आजम हो? एचकेएम किस मकसद के लिए सलाई थी? इतनी फुर्ती किस मकसद के लिए लगी हुई थी जनाब वजीर आजम बनने की? और ये इंपोर्टेड अमेरिका की गोद में बैठ के, उनकी चरणों पे बैठ के तो जल्दी थी वजीर आजम बनने की। ये तुमने 20 लोटे क्यों खरीदे थे? ये आइन की धजिया क्यों उड़ाई थी? जब पल्ले कुछ नहीं था तो फिर क्यों भाईजान? वो छोटी सी मैं आपको सुना देता हूँ ना, वो बड़ा मशहूर लतीफा है। एक आदमी तोते के साथ जो ना वो सफर कर रहा होता है बाय एयर, तो तोता बार बार पंगा करता था एयर होस्टेस के साथ, तो एयर होस्टेस हंस के आगे से जनाब जेस्चर देती थी। तो वो बंदे ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो उसने भी एयर होस्टेस के साथ पंगा शुरू किया। एक दफा किया, 2 दफा किया, तीसरी दफा जनाब वो सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने उठाया तोते को भी और उसके मालिक को भी उठा के जनाब हवा में से जहाज से नीचे फेंक दिया। नीचे आ रहे थे ना, तो तोते ने उससे पूछा मालिक तुझे उड़ना आता है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा पंगे क्यों किए थे? मुझे तो उड़ना आता था तो मैं पंगे कर रहा था। तो इनसे पूछो जब तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं थी, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी मुल्क को चलाने की, तो फिर ये पंगा क्यों किया था प्राइम मिनिस्टर बनने का? एचकेएम सलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? तो ये तो खुद कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया है, कोई नहीं है, ये तो खुद बोलते हैं हमारे साथ हाथ हो गया है, पीपल्स पार्टी ले डूबी है, पीछे कोई और था आगे कोई और है। 35 साल पुरानी जनाब उन्होंने जियाउल हक का बदला लिया इससे, उसके बाद उसने जनाब बाकी सारे बेनजीर भुट्टो के बदले लिए सारे, आले शरीफ से और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से। तो अब इनकी मजबूरी है कि ये फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। ये 2-3 कवानीन अभी भी वही रुकावट है सर, अभी भी लग रहा है ऐसा कि वही रुकावट है, वही मना कर रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम जब मिला था तो वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे कि भाई ना मुझे कुछ कीमतें बढ़ाने की बात की जा रही है, ना इत्तेहादी मेरे साथ बैठ रहे हैं, मुझे लोन मिल नहीं रहा है, IMF वाले बात नहीं कर रहे हैं। आवाज आ रही है? चौहान साहब से आवाज नहीं जा रही मेरे खाली बंद। चौहान साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? सर रिकनेक्ट करते हैं दोबारा। लेकिन आज जो सूरत है उससे लग ये रहा है कि हुकूमत शायद महाजराई की एक मूड बना के बैठी हुई है। पहले गिरफ्तार करवाया जाता है, शीरी मजारी को गिरफ्तार करवा लेते हैं, उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि मरीम नवाज साहब भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो उसकी मजम्मत भी करती हैं, हमजा शहबाज भी कहते हैं कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, रिहा कर दिया जाए। लेकिन सूरत हाल ये बनती हुई नजर आ रही है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है इससे हुकूमत चलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। वो इत्तेहादियों की तरफ देख रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, 47 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको मुल्क आगे लेके चलना है। लेकिन जो नून लीग का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, नून लीग का इस वक्त सबसे बड़ा जो स्टेक पर लगा है कि जनाब हम ये फैसला ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। शाहजहान बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि हम महंगाई करने के लिए किसी भी तौर पर साथ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मौलाना फजल रहमान ये बात कहते हैं कि महंगाई करने के लिए हम इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, तो जब महंगाई नहीं होगी तो IMF आपको लोन नहीं देगी। चौहान साहब ये बताइएगा, ये जो आप बात कर रहे थे आखिर में, ये तो खुद की कहते हैं नून लीग की तो खुद ये बात बोल रहा है हमारे साथ तो हाथ हो गया भाई, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें लाके ऐसी जगह बिठा दिया है कि नाम इलेक्शन कराने की पोजीशन में है, क्योंकि इलेक्शन कराते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के एक नाम पर एक धब्बा ये लग जाएगा कि इनसे 2 महीने हुकूमत नहीं चली, और अगर इलेक्शन नहीं कराते हैं तो जनाब मईशत नहीं संभल रही। देखो 26 मार्च आज से पूरा 1.5 महीना, पौने 2 महीने पहले आप मेरे फेसबुक पे चले जाएं, मैंने उस वक्त अपना एक वीलॉग दिया था अपनी फेसबुक पे। अभी दूर दूर तक जनाब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की कोई शुनीद नहीं थी और शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई शुनीद नहीं थी। मेरा उस 6 मिनट का वीलॉग मौजूद है। मैंने उसमें कहा था कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी और कुछ लोग, ये कुछ लोग आप ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्होंने शहबाज शरीफ और आले शरीफ से ऐसा बदला लेना है
शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना के कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी बेगम सफदर अवान भी, हमजा शहबाज भी, शहबाज शरीफ भी और नवाज शरीफ भी, कि इनके साथ हाथ क्या हुआ है। वही चीज़ आपके सामने अब नज़र आ रही है जनाब। इनको ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो अब इनकी ये हालत है। तो इनकी हालत होनी थी क्योंकि बदनीयत थे, क्योंकि बैरूनी ताकतों की गोद में बैठ के इनको जल्दी थी। तो अल्लाह पाक की सज़ा तो देता है ना। अल्लाह पाक जिसकी नीयत नेक थी इमरान खान साहब की, उसको कहाँ पे वो पॉपुलैरिटी के उस पर था और कहाँ पे जाए वो पॉपुलैरिटी की मिराज पे ले गए, क्योंकि नीयत नेक थी। मुल्क के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से, नामूस पाकिस्तान के हवाले से, तो इनकी नीयत ख़राब थी। ये क्रिमिनल थे, ये मनी लॉन्डरर्स थे, ये जनाब चोर बाजारी करने वाले थे, जाली टीटियाँ बनाने वाले थे। तो अल्लाह पाक ने इनका बड़ा पंजाब की सियासत पर भी आपकी काफी ज्यादा गहरी नजर है। सर ये बताइएगा पंजाब असेंबली में सूरत हाल क्या बनती है अब जब ये 25 मुनहरिफ अराकीन जो कि डी सीट हो गए, उसमें से 5 तो आपको वापस मिल जाएंगे, वो स्पेशल सीटें हैं, 3 खवातीन की, 2 मिनॉरिटीज की हैं। दोबारा हुकूमत बनाने की मूड में है सर पंजाब में या बिल्कुल नहीं? अभी जनाबे वाला मैंने कल ट्वीट किया था कि 15 कौमी असम्बली के अंदर और 20 सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब के अंदर नून लीग के मेंबरान हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं। अच्छा, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? वफाक के हवाले से, कौमी असम्बली के हवाले से जो फैसला दिया ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो प्रेसिडेंट तय हो गया है कि अगर एब्सटेन रहेगा अगर कोई, हालांकि आइन का आर्टिकल 63A1 कैटेगोरिकली कहता है कि एब्सटेन रहने के ऊपर भी डिफेक्शन क्लास लगती है, ठीक है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत को सहारा देने के लिए जैसा तैसा भी फैसला आया, उसमें आ गया कि जनाब वो क्योंकि एब्सटेन रहे थे, उन्होंने वोट पोल नहीं किया था, इस वजह से उन पर डिफेक्शन क्लास नहीं लगेगी। तो जनाब यही रवायत कायम करते हुए वो मेंबरान फ्यूचर के अंदर पीटीआई का टिकट लेने की यकीन दहानी के साथ इस बात पे तैयार है कि हम अदम एतमाद जो वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और इस इलीगल चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के खिलाफ जो होगी, हम उसके में न्यूट्रल रहेंगे, एब्सटेन रखेंगे अपने आप को। हमें श्योरिटी दी जाए कि हमें अगला टिकट पीटीआई का मिलेगा, क्योंकि अब पीटीआई का टिकट जनाब वो श्योरिटी की जमानत है। इस वक्त अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके माहौल बन गया है। तो जनाब तो ये हालात है, श्योरिटी दे रहे हो। इन हालात के बावजूद हम इंशाल्लाह, हाँ देखो अब तो कानून बन गया ना, हम इलीगल बात तो नहीं करेंगे, ये इलीगैलिटी नहीं है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो लाहौर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल का डेजिग्नेशन रखता है जज की, इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के बराबर की एक जनाब अदालत है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जज है हाई कोर्ट लेवल का, ये बाकायदा डिफाइंड है आइन के अंदर। उसकी रूलिंग है कि अब ये जुर्म नहीं है, अब ये क्राइम नहीं है। तो जनाब हम जुर्म तो नहीं करवा रहे, हम तो आइन के मुताबिक चीजें फिर डील करेंगे इंशाल्लाह। तो सर फिर आप आने वाले वक्तों में देख रहे हैं कि आप दोबारा से या तो बिल्कुल ही इलेक्शंस के साइड पर जाएंगे या फिर दोबारा कुछ हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आएंगे ताकि ये जो कानून है, इस्लाहात है, ये ना हो सके? दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। अगर आसिफ जरदारी ने इनको फूंक दी, जो मुसलसल इनको फूंक दे रहे हैं, भाई डट जाओ, फटियां बांध दो, थुने सेक दो, तो नाल गले में ढोल भी इकट्ठा बांधा है तो बजाएंगे भी इकट्ठा। हालांकि अलग बात है कि गले का जो ढोल इन्होंने बांधा है उसको बजा तो लूट मार की सूरत में इकट्ठे ही रहे हैं, लेकिन जो उस ढोल की थाप के ऊपर नाच रही है ना, वो सिर्फ नून लीग रही है। जिल्लत का नाच, रुसवाई का नाच, सियासी बेहयाई का नाच और जनाब पॉपुलैरिटी के जाया होने का नाच, अगला इलेक्शन के बेड़ा गर्क होने का नाच, अच्छा, वो सारे का सारा नून लीग के पल्ले आ रहा है। ठीक है, तो जनाबे वाला वो फूंक तो देंगे। अच्छा, जब वो फूंक दे रहे हैं तो सूटते हैं, या तो 10-12 दिन के अंदर ये समियां तोड़ देंगे, या फिर ये कोशिश करेंगे जी बजट भी पेश करो तो डट जाओ, तो जनाब फिर ये कौमी और सूबाई, तो सूबाई असम्बली इंशाल्लाह पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत बनेगी। तो ये पंजाब में हुकूमत बनाएंगे कैसे सर? वहाँ पे तो गवर्नर कोई है नहीं, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मैं गवर्नर की तरफ जाऊंगा नहीं, मैं तो पीटीआई का वजीर आला का नुमाइंदा हूँ। तो ये अब फैसला आने के बाद भी अगर हमजा शहबाज इसको कंटिन्यू रखते हैं सीएमशिप को, तो ये तब्दीली लाएंगे कैसे आप? सारी ये अभी अदालतों के अंदर केसेस गए हुए हैं ना जी, गवर्नर साहब का भी केस कर। अब देख रहे कितनी हैरानगी की बात है, आइन के मुताबिक सदर का प्लेयर जब तक है, खुशनुदी है, मर्जी है, उस वक्त तक गवर्नर होता है, उसके अलावा और कोई किसी किस्म की शिक नहीं है।
हाँ, अपॉइंटमेंट के वक्त वजीर आला और कैबिनेट, उसकी वजीर आजम और कैबिनेट, उसकी कंसेंट है और उसकी कंसेंट के ऊपर जनाब फिर सदर जनाब वो बनाता है। उतारने के हवाले से सदर के अलावा किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है सर आइन के अंदर। इन्होंने जनाब कैबिनेट डिवीजन के ग्रेड 17-18 के अफसर के जरिए से अल्लाह कानूनियत की इंतहा मचाई हुई है इन्होंने। ठीक है, उन्होंने जनाब गवर्नर उतारा हुआ है। जनाब हम अदालत में है, देखिए अदालत क्या फैसले करती है। ठीक है, और ये बदकिस्मती है पंजाब की, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है अभी फैसला होना है, गवर्नर का फैसला होना है ना, काबीना वहां पर बनी हुई है। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब गैर यकीनी की जो सूरत हाल है इस वक्त भी बरकरार है। आज तो गिरफ्तारियों का सीजन भी शुरू हो गया है। अब देखना ही है कि गिरफ्तारियां कितनी आगे बढ़ती हैं, किस किस को गिरफ्तार किया जाता है। और ये मकबूल साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बदलती चली जा रही है। कल खान साहब ने अजीमुशान खिताब किया था, लेकिन जनाब अपने खिताब में वो कोई तारीख नहीं दे सके कि वो इस्लामाबाद कब जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मैं पेशावर जा रहा हूं और वहां पर बैठ के डिसाइड करेंगे कि अब हमने आगे का लाहेअमल क्या बनाना है। क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आया था, मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने अपने कायद की मर्जी के बगैर वोट डाला था उनको डी सीट कर दिया गया। तो खान साहब का मौकिफ यह था कि सूरत हाल शायद बेहतरी की तरफ जा रही है। और अभी फैयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि खबर ऐसी है कि 8 से 10 दिन में शायद असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। तो जनाब इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। और ये मकबूल जान साहब इस वक्त में ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर क्या कहेंगे आप? अभी फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि शुनीद है, खबर ऐसी है 8 से 10 रोज में असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं। आपका क्या तज्जिया सर? देखिए, जिन लोगों ने ये एडवेंचर किया था या जिन लोगों से करवाया गया था या जो कुछ भी था, उनको एक बड़ी शदीद किस्म की रियलाइजेशन जो है वो 10 अप्रैल के बाद हुई है। और 10 अप्रैल के बाद जिस किस्म का हजूम सड़कों पर निकला है और जिस किस्म का रिएक्शन सामने आया है, उसने एक तो कुछ कुव्वतों को बिल्कुल रियलाइज करा दिया है कि अगर किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ की गई तो वो बहुत बड़ा एडवेंचर होगा जो उनके काबू में नहीं आएगा। दूसरा ये था कि गुज़श्ता 30 साल से एक बहुत बड़ा बुत बनाया गया था कि अगर नून लीग वापस आ गई तो दिनों के अंदर वो मामला को ठीक कर देगी। 30 साल का उनका तजर्बा है। शहबाज शरीफ आप जो है उनकी बहुत बड़ी स्पीड है। आज तकरीबन 32-33 दिन गुजर गए हैं, कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही। और उसके बाद हालत यह है कि वो कहते ये हैं कि हमें सपोर्ट करें तब हम ये काम करेंगे। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इसलिए बुलाया जाएगा कि तेल की कीमतें कितनी होनी है, बिजली की कीमतें कितनी होती हैं, गैस की कीमतें कितनी होनी है। अगर ये मामला सिक्योरिटी के हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि GHQ को उठा के आप प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बिठा दें। तो असल मसला ये हुआ है कि टोटल फेलियर, यानी ये तो पहले दिन गवर्नमेंट में आके कभी आज तक ना नवाज शरीफ ने कहा, ना बेनजीर ने कहा, ना इमरान खान ने कहा, ना जरदारी ने कहा कि भाई हम तेल की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि स्टेक होल्डर्स हमारे साथ नहीं है। तो ये मामला जो है इसने और ज्यादा गंभीर कर दिया है। अब मामला यह है कि कुछ चीजें हैं उनकी तरफ से, वो चाहते हैं कि 2 कवानीन पास कर दें तब हम इलेक्शन लॉज और ये वो। मेरा ख्याल है खान साहब इस पे अड़े हुए हैं कि अगर आपने करना है तो ऐसे ही करेंगे, ये हम कानून फिर हम पास नहीं होने देते। अच्छा, लेकिन सर आपको ये क्या लगता है कि अभी वही कह रहे थे कि दो जो कानून है ईवीएम के वाले से और ये इस्लाहात के वाले से एक और कानून है कि जनाब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट और ईवीएम का मामला खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज नहीं होगा? आपको क्या लगता है इस पर? क्योंकि ये दोनों तो वही लेकर आए थे ना मामला सारा। मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों कवानीन को पास करने के बाद अगर आप इलेक्शन में गए तो आप इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। इमरान खान खासतौर पर इस बात इलेक्शन में नहीं जाएंगे, वो एक और मूवमेंट बिल्डअप कर लेंगे। तो फिर क्या होगा सर? फिर आपको वापस लेने पड़ेंगे, फिर वापस लेने पड़ेंगे। तसादम आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं ना, तसादम आप अफोर्ड कर रहे होते तो आप बहुत पहले कर चुके होते। आज भी जो गिरफ्तारी हुई है, आपको नहीं लग रहा ये मामला उसी तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं, वो तो गवर्नमेंट के ने एक बड़ी मुनासिब थी, लेकिन उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि रिएक्शन उसको चेक करने की जरूरत है। अगर चेक करने के बाद रिएक्शन बहुत बड़ा हो गया तो उनके लिए मसला बन जाएगा, फिर खुद वापस हो जाएंगे। देखा ना, मैं स्टेट की जो रिट है ना, ये स्टेट की रिट के एक जगह तक होती है, उससे आगे नहीं होती कभी भी स्टेट की रिट। मैंने बारहा समझाया है
कि अगर पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो जाएं और पूरे मुल्क में, तो पाकिस्तान की पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई इस काबिल नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सके। हमने 32 साल एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारे हैं, हमें मालूम है कि अगर 200 जगहों पे एक दफा जब तक जुलूस निकले तो 1,60,000 की तादाद है जो आपकी डिप्लॉयबल है। 5-5, 6-6 पुलिस वाले आते हैं, वो बटेरे की तरह होते हैं, वो आवाम के हाथ में कुचले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है सर, ये खान साहब ने जो कल अनाउंस नहीं की, क्योंकि पहले वो कह रहे थे मैं 20 के बाद अनाउंस कर दूंगा, फिर कहा कि मैं 20 तारीख को अनाउंस कर दूंगा मुल्तान में जलसे के दौरान, तो आपको क्या लगता है कोई यकीन दहानी, कोई बातचीत उनसे की गई है, कोई मैसेज डिलीवर किया गया है कि भाई एक आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में असेंबलियां टूट रही हैं? मेरा ख्याल ये है कि आज तो नवाज शरीफ ने भी कह दिया ना, लेकिन सारे सवाए जरदारी के सब राजी हैं, ठीक है। और जरदारी का मामला अपना है, वो उनको कोई नुकसान नहीं है, न जाने में नुकसान है, न आने में नुकसान है, न टूटने में नुकसान है, न रहने में नुकसान है। तो मतलब ये है कि इस वक्त देखे ना, बलोचिस्तान की केपीके की असेंबली खान साहब तोड़ सकते हैं, पंजाब की असेंबली जो है वो 1 घंटे की मार है। आप खुद सोचे ना कि अगर हमजा शहबाज जो है वो कल वोट ले लेते हैं, उनका 171 जो है वो 72-73 वोटों से, तो अगले दिन 73, हाँ जी, तो अब अगले दिन वो अगर उनको कहा जाता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो फिर 186 कौन कहेगा सर? कहेगा कौन? वो तो कहते हैं गवर्नर, मानते नहीं है गवर्नर को, सदर साहब कहते हैं यही गवर्नर है, नहीं तैनाती नहीं होगी। नहीं, सदर बराह रास्त दे सकता है ना, सदर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, तो सदर बराह रास्त कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात करेंगे तो फिर आपको 186 लेने पड़ेंगे, फिर आप दोबारा वोट करेंगे, फिर आप 173, तो क्या आप रोज इलेक्शन आते रहेंगे प्रीमियर मिनिस्टर के? तो असल मसला यह है कि वो देखिए, मसला यह है कि असल तो यही है कि आपके 186 वोट हों, ठीक। उसके बाद होगा ये कि अगर आप 25 बंदे जीत के आ गए और आपको पता है जो हालात ऐसे हैं कि इन 25 जगहों में 5 तो नून लीग के आ जाएंगे, इनके बाकी 20 तो इस वक्त पीटीआई का मुखालिफ बंदा जीत सकता है इन पूरे वो जीत के आ गए अगर 15, 20, 25 दिन में, तो 25 दिन और हुकूमत चलाएंगे आप। 30 डेज में इलेक्शन होने, तो 25 दिन के बाद चला लेगा हुकूमत। कितने दिन चला लेंगे? क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? लेकिन सर आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, खान साहब ने आज भी कहा है कि ये लोग तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। शेख साहब का मैं आज में देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत किसी और मूड में लग रही है, हमें लग रहा था कि शायद इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है हुकूमत का मूड इस वक्त क्या है? देखिए, मुझे लगता यही है कि हुकूमत चाहते हैं कि तसादम हो ताकि फौज आ जाए और ये शहीद बन के निकले, और इनको शहीद अब कोई नहीं बनने देगा। ये खुद जाएंगे, ये गंद का टोकरा इन्होंने खुद उठाया है, कोई दावत लेके के नहीं गया था इनके पास। मैं कल में एक नून लीग के एक बंदा था, मैं किसी प्रोग्राम में कहा आपके पास कोई खत आया था, कोई तार आई थी, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था कि आप आए, और आपने खुद के गंद का टोकरा अपने सर पे उठाया। अब आप इस गंद की गिलादत को खुद ही उतारेंगे और कोई नहीं उतारेगा। हुकूमत ये चाहती है तसादम हो जाए और वो शहीद बन के निकले। मुझे नहीं लगता कोई इनको शहीद आप बनाए। आपको लगता है इसी वजह से शायद खान साहब ने बड़ी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अभी फिलहाल लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी है? आपको लग रहा है सर? बिल्कुल सही कहा, यही किया। ठीक है, ऐसा ही हुआ है। तो सर अभी आप जो पंजाब की सूरत हाल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी आने वाले दिनों में पंजाब की सूरत हाल किस तरफ रुक जाएगी? और केपी असेंबली क्यों नहीं तोड़ते खान साहब? क्योंकि अगर उन्होंने आगे बढ़ना है, इलेक्शंस की बात करनी है। देखिए, जब वक्त आएगा तो तोड़ देंगे। अभी उनके पास एक पावर बेस मौजूद है, वो क्यों तोड़े? देखिए ना, आज अगर अगर आप वो कहीं छुपना भी चाहें, उनके लोग वहां से ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो उनके पास केपी की हुकूमत मौजूद है, तो क्यों करेंगे? ये तो बहुत गैर दानिशमंदाना बात होगी कि केपी के तोड़ दे। मैं भी होता तो तोड़ता। हाँ जी। पंजाब में आप सूरत हाल की तब्दीली में या हुकूमत की तब्दीली में इंटरेस्ट क्यों ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ऐसे देखिए, पंजाब में उनका पावर बेस था, उन्होंने यही तो किया, यही नून लीग का पावर बेस था। यहां पर आप देखें ना, पंजाब में जब से हमजा शहबाज आया, एक 4 ट्रांसफर पोस्टिंग के किया गया है उसने। यहाँ जब से नवाज शहबाज शरीफ आए हैं, आप सोच सकते हैं कि एक फैसला, यानी ये फैसला भी नहीं हो सका कि हम ओगरा की समरी पे क्या करें, सिवाय इसके कि हमने 4-5 ट्रांसफर करने की कुछ किया नहीं। आज 32 दिन गुजर गए भाई। वो कल तो कराची में ताजरों से पूछ रहे थे, आप बताएं डॉलर कैसे कंट्रोल करना है? मतलब ये लाचारी और मजबूरी की एक लिमिट थी सर।
असल में मैंने शहबाज शरीफ साहब 7 साल काम किया हुआ है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो बनाया, और मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी के लेवल पे काम किया हुआ है, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये सूबाई लेवल की चीज है, ऊपर के लेवल की चीज कभी भी नहीं थे। इनको सूबे में होता जाए कि आपका पैसे आएंगे, आप उनके पुल बना देंगे, आप उनकी बाकी चीजें बना देंगे, आप एक शानदार किस्म की सड़क बना देंगे, लेकिन मरकज में तो सोचना पड़ता है पैसे आएंगे किधर से, पैसे इकट्ठे कहां से करें? सूबे खुद मुख्तार है ना, फिर वो जाहिर सी बात है, वो अपना मामला नहीं, सूबे ने पैसे नहीं इकट्ठे करने होते, खुद मुख्तारी की बात नहीं है। सूबे को पैसे मरकज से आते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो डिविजिबल पूल होता है उससे आते हैं। सूबे को तो बाप ने पैसे दिए, बेटे ने खर्च कर लिए, वहां तो पैसे बनाने हैं। अच्छा। वहां जाके होश उड़ गए हैं। आपको वाकई में लगता है इस वक्त मुल्क में 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर खजाना हैं और 2 सदर भी हैं? क्योंकि एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, डिक्टेशन वो ले रहे हैं लंदन से, एक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल है, डिक्टेशन ले रहे हैं सागडार से, एक जनाब सदर आरिफ अलवी साहब हैं, लेकिन वो भी अपने मामला डिस्कस कर रहे हैं खान साहब से। ऐसा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर 2 वज़ीर आज़म आते, सदर का तो रोल ही बहुत छोटा सा होता है ना, सदर का क्या उसमें होता है, तो छोटी मोटी, लेकिन 2 वज़ीर आज़म अगर ना होते तो मरियम नवाज को जलसे में ना पूछना पड़ता कि क्या हम हुकूमत छोड़ दें, वो पार्टी में पूछती। और मरियम नवाज का क्या तुक है? पार्टी का सदर कौन है? पार्टी का सदर तो शहबाज शरीफ है, तो शहबाज शरीफ पूछता है लोगों से, मरियम नवाज क्यों पूछती है? वो क्यों कहती है कि भाई इसका गन का टोकरा मत उठाएं? मरियम नवाज की हालत उस बच्चे की तरह हो गई है जिससे कौवा जो है वो रोटी का नवाला छीन के ले गया। अच्छा, और ये छीना किसने? छीना तो आपको समझदार है। सर, बड़ी दिलचस्प बात की आपने। अच्छा सर, ये बताइए, नून लीग के अंदर आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इस पोजीशन पे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास तो ये छाप लग जाएगी, मैं 2 महीने, अभी आप खुद कह रहे थे 30-32 दिन हो गए, कोई मुश्किल तो छोड़े, कोई आसान फैसला अभी तक नहीं कर पाए, मुझ पे छाप लग जाएगी और मेरी सियासत बिल्कुल दफन हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कम से कम सितंबर-अक्टूबर तक तो मैं हुकूमत चलाऊं। लेकिन नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा ये नहीं चाहती, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब ने चला ली तो उनकी सियासत दफन हो जाएगी। देखिए, उनकी भी खत्म हो जाएगी और इनकी भी दफन हो जाएगी। कोई बंदा भी पाकिस्तान के मसाइल इस किस्म के हैं, खुसूसन इस कोलिजन गवर्नमेंट में तो हल नहीं कर सकता। मैं तो खुले आम कहता हूं कि इस तरह की कोलिजन गवर्नमेंट, इस तरह की सारे वजारतें, और वो क्या, और देखे ना पीपल पार्टी कितनी तेज है, उसने अपना वजारत खारजा लिया, आराम से बैठे हुए, वहां जाके खारजा दौरे, ना आवाम ने पूछना है खारजा क्या होती है, लोगों ने तो इनसे पूछना है। अच्छा, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा दिलचस्प है, और ये साहब वो कहते हैं कि सियासतदान का पता ही मुश्किल हालात में चलता है। भाई, अगर मुश्किल हालात है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, इलेक्शन से इसका हल थोड़ी है। देखा, जरदारी साहब ने एक तीर से कई शिकार खेले हैं। एक तो यह है कि सारी जिंदगी के लिए एक इमेज बना हुआ था, जी क्या बात है शहबाज शरीफ साहब, जी क्या बात है, सूबे भी कहते हैं हमें ऐसा वज़ीर आला दे दो, वो शहबाज शरीफ साहब 32 दिन के अंदर उनका पता नहीं चला कि हो क्या गया है। दूसरा यह था कि मरीम नवाज समझ लेती कि मैं आ गई, अब वो लोग कहते हैं कि ये कैसे आ गई, अब वो बाकी मामला ही उल्टा हो गया। यही वजह है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है नून लीग के अंदर, इतनी ज्यादा आपस में जूतम पेजार है कि इसको, वरना पूरा पाकिस्तान उठ के वहां से नवाज शरीफ का मिलने क्यों जाता? वो तो देखा ना, आप मेरे साथ स्काइप पे बात कर रहे हैं ना, कोई फर्क है क्या? नवाज शरीफ इनसे स्काइप पे बात नहीं कर सकता था क्या? इन सारे लोगों के जूम नहीं है इनके पास क्या? इनके पास व्हाट्सएप की जो है कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी नहीं है? ये क्यों गए हैं? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि जब इख्तलाफ का लेवल इस सतह पे आ जाए तो फिर आपको कोई रास्ता उनको मिल नहीं रहा। ऊपर से कहते हैं जी हमारे साथ स्टेक होल्डर जो है साथ है। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर को तो आप सारी जिंदगी गालियां देते रहे हो, स्टेक होल्डर के खिलाफ तो आप बकवास करते रहे हो जिंदगी जलसों के अंदर। तो स्टेक होल्डर कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, हम तो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं। फिर आप और लेट्स सपोज अगर खान साहब अनाउंस कर देते हैं, और अगर लेट्स सपोज अगर ये मामला होता है कि जनाब ये किसी तौर पर कोशिश करते हैं कि हम शहादत की तरफ चले जाएं, हम तसादुम की तरफ चले जाएं, उस वक्त अगर ऐसा लगता है कि खान साहब भी अनाउंस कर देते हैं तो मुश्किलात होंगी। देखें, अगर तो तसादम की तरफ जाएंगे तो उसके बावजूद भी ये गंदे ही होंगे। उसकी वजह यह है कि पब्लिक एंगर बहुत सख्त है। देखें ना, कल मुल्तान को देख लें, कोई भी जलसा देखने में इमरान खान का पब्लिक एंगर नजर आता है। पब्लिक एंगर में अब तसादम आपके खिलाफ होगा। जुल्फकार अली भुट्टो तसादम में गया था, पब्लिक एंकर में गया था, मुद्दतों जो है उसको रिपेयर नहीं कर सका था। अच्छा सर, एक इत्तेहादी जमात के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तजा साहब इस वक्त। कामरान साहब, क्या आप लोगों का इंसाइट डिसाइड हुआ है? आप लोगों ने इलेक्शंस में जाना है, आपने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देना है कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं या मुद्दत पूरी करें?
फिल वक्त तो ऐसा हमारी तरफ से कोई मशवरा नहीं है। देखिए इसमें जब अगर उनके पास मुद्दत बाकी है तो वो मुद्दत पूरी भी कर सकते हैं और इससे पहले इलेक्शन भी करवा सकते हैं। जो स्टांस इमरान खान साहब का जो 9 अप्रैल से पहले था, अगर वही स्टांस अगर किसी और ने आके इक़्तिदार में अपना बना लिया तो फिर तो इमरान खान साहब को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप लोग सर महंगाई के मामले में, पेट्रोल की मसनूआत की में इजाफे के हवाले से, कीमतों के इजाफे के हवाले से आप साथ नहीं दे रहे, ये शिकवा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। किस तरह से हमने साथ देना है उनका कि अगर महंगाई करनी है तो सर आप बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उनके साथ और कहें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है। देखिए उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लेने हैं ना, इसमें महंगाई करनी है या नहीं करनी, वो तो फिर जो महकमे उनके पास है उसके हवाले से। और आप मुकम्मल उनको सपोर्ट देंगे इस मामले में? कैबिनेट जो भी होगा, जो जब तक हम उनके साथ हैं हम उनके साथ हैं। अगर जिस वक्त हम सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो हम नहीं, कि हम कह देंगे कि हम सपोर्ट नहीं करते, मगर महंगाई करना या न करना जो ना वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है। सर ये तो बड़ा सेफ खेल लिया ना आप लोगों ने। अब आप इत्तेहादी हैं लेकिन आपको भी तो थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना इसकी। हम अपने महकमों के जिम्मेदार हैं, हम दूसरे महकमों के जिम्मेदार तो नहीं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, तो क्या उनकी तरफ से प्रेशर है शहबाज शरीफ पे इलेक्शंस के लिए? नहीं, मौलाना साहब ने कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला शहबाज शरीफ साहब पे। शहबाज शरीफ जो है ना वो अपना उसमें इस वक्त देखिए ना, कैबिनेट बैठ के डिसाइड करे और इत्तेहादी रहनुमा बैठ के डिसाइड करें जो भी उन्होंने डिसाइड करना है। जब तक कि मतलब कि मेरे लेवल की बातें नहीं है, ये मुझसे बड़े लेवल की बात। अच्छा, आपसे बड़े लेवल की बात। सर हुकूमत की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम हो रहे हैं सर? अभी आपको लग रहा है 200 से ऊपर डॉलर चला गया? जी, पूरी कोशिश हो रही है, मगर पूरी कोशिश के साथ दूसरी तरफ से पूरी कोशिश ये हो रही है कि उनको चलने ना दिया जाए, भले वो पाकिस्तान की कास्ट पे हो। तो ये इस वक्त जो है ना, इस वक्त दो मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। एक तरफ से जो है ना वो मुख्तलिफ ऑफिस रखने वाले, दस्तूरी ऑफिस रखने वाले लोग वो नहीं चलने दे रहे, या इमरान खान साहब इस मामले को नहीं चलने दे रहे, इवन दूसरे दिन से नहीं चलने दे रहे। जो कुछ भी हुआ था कौन नहीं चलने दे रहा? ये मामला हुआ जी, खान साहब चलने नहीं दे रहे हुकूमत को। खान साहब भी जो है ना हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। बाकी जो दस्तूरी होतों पे पाकिस्तान की सियासत में कौन सी अपोजिशन पूरी बात तो कर लेने दिया करें ना, पूरी बात अगर आपने पूरी बात। अच्छा चले, आप कंप्लीट कर, आप कंप्लीट कर ले सर, आप कंप्लीट कर, पूरी बात कर लेने दिया करें। अगर आपने कोई चीज फोर्स करनी होती है कि अपना उसमें नैरेटिव अपने उसमें डालना होता है तो फिर उसको दूसरों को नहीं सर, हमारा काम है सवाल करना सर, आप बुरा ना माने, लेकिन जवाब आ जाने दीजिए, आप बोलिए जो है सवाल करिए। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, आपको लग रहा है पाकिस्तान की तारीख में कोई अपोजिशन ऐसी थी जो हुकूमत को चलने दे? ये तो क्रेडिबिलिटी हुकूमत की होती है ना कि उसने हुकूमत कैसे चलानी है। ये तो हर कोई शिकवा करेगा। खान साहब भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने उनको हुकूमत नहीं चलने दी। मैंने दो बातें की है ना, मैंने एक बात खान साहब की भी की है, मगर इसके साथ जो लोग दूरी हो वो भी जो है ना वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। वो भी हर्डल्स क्रिएट होंगे। हर मामले को जो है ना 25 दिन तक लेके जाया जाएगा, 15 और 10 प्लस और कर लें तो ये फिर मामला खामखा जो है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम। और अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता, मईशत की बेहतरी नहीं होती, तो आपको लगता है कि इलेक्शन पे चले जाएं? महंगाई सबसे बड़ा इशू है इस अवाम का। महंगाई पर काबू पाना बहुत जरूरी है और उस पर अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर नहीं हो पाता ये अगले एक हफ्ते महीने में भी, तब फिर आप समझते हैं कि इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए? ये मुमकिन हो भी सकता है, मुमकिन नहीं भी हो सकता। इस वक्त महंगाई पे शायद ये कैबिनेट क्या और कैबिनेट भी काबू ना पा सकेगी, मगर इस पे कोशिश की जा रही है। ठीक है, कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपने गुफ्तगू सुनी और ये साहब, अच्छा और ये साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो कोशिश है वो किसी तरीके से ये है कि जनाब हम मामलात को ऐसी नहज पर लेके जाएं कि शायद वो तसादुम हो जाए और एक हमारे पास एक वे आउट निकल जाए कि हम किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएं। लेकिन और ये साहब भी बताइएगा, आपने कामरान साहब की गुफ्तगू अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा फोकस है महंगाई पर काबू पाना, नहीं होता है तो हम इलेक्शन अनाउंस भी कर देंगे, नहीं भी करेंगे, लेकिन हम महंगाई का बोझ हम क्यों उठाएं? हमें तो जो महकमे मिले हैं हम उसके जवाब दें, महंगाई के थोड़ी जवाब दें। मैंने वही कहा ना कि उनको फंसा के वो शवाशी साहब ही सोचते होंगे मुझे धक्का किसने दिया है, असल मसला यही है। तो वो धक्का देने वाले खड़े हो, कहते हैं हम तो खड़े हैं भाई, हमने धक्का दिया, हम तो खुद तैर के निकलो, तैरना तुम्हारा काम है, हमने थोड़ा अंदर आए उसके अंदर।
इसलिए बहुत ही अजीबोगरीब, मैं बहुत इस सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान कहीं नहीं जाता ना, यहाँ की इकोनॉमिक सूरत से ये जो शोर मचा रहे हैं ये हर साल होता है, हर दफा होता है, इसी तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह कर्जे होते हैं, इस तरह IMF होता है, इस तरह बेल पैकेज बनते हैं, इस तरह सारा कुछ किया जाता है, ये शोर शार है। कौन सा बंदा है जिसने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है मुझे सही हालत में मिला? जब अयूब खान आया था उसने कहा था मुल्क तबाह कर दिया गया, माशी तौर पर तबाह कर दिया, दिवालिया निकल रहा था, मैं ठीक कर दूंगा। अयूब खान चला गया, याया खान आया, लॉ एंड ऑर्डर थी, ये थी, वो थी, फलां खत्म कर दिया गया। भुट्टो ने कहा 22 खानदानों में दौलत हो गई, गरीब गरीब हो गया, ये तबाह कर दिया, मैं ठीक कर दूंगा। फिर ज़िया-उल-हक ने कहा इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। कौन है जिसने नहीं कहा था? तुम तो अभी सर वो तो ये कह रहा है अपोजिशन भी, और साथ साथ अपोजिशन के अलावा कुछ और अवामिल भी हमें हुकूमत नहीं करने दे रहे। अवामिल आप समझ गए होंगे सर, तो अवामिल का नाम लो ना भाई, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कोई एक बात तो करो। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। टाइम की किल्लत है वरना मजीद डिटेल में आपसे बात। और ये साहब हमारे साथ मौजूद थे, कामरान मुर्तजा साहब ये हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनाब लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या होता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।